हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार जो चयन सूची को टारगेट बनाया जाता है तो जो चयन सूची बन चुकी है तो क्या उस चयन सूची को टारगेट किया जा सकता है? क्या उस चयन सूची में बदलाव होगा? तो उत्तर है नहीं, चयन सूची में कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पीछे जो आस्पेक्ट्स हैं, क्या कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पिटिशनर जो 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कराना चाहता है या चयन सूची को बदलना चाहता है, क्या उसके पास वो आधार हैं जो आधार 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को बदलने, तोड़ने या चयन सूची को बदलने के लिए चाहिए? अगर आप एक भी छात्र को बाहर निकालेंगे तो क्या वो अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जाएगा कि आपने मुझे किस आधार पर बाहर निकाला? तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यदि कोई है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है एमआरसी केस, एमआरसी का मुद्दा। आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो चयन प्रक्रिया को में बदलाव ला सकता है, वह मुद्दा आपके पास है एमआरसी। नंबर 1, सरकार को एनसीबीसी ने 10 दिन का समय दिया था। तो जो एनसीबीसी ने 10 दिन का समय दिया था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो वो टाइम ख़त्म हो गया। सरकार को वहाँ पर अपनी चीज़ें पेश करनी थी, सरकार ने पेश नहीं करी। अब सरकार का काम आता है कि सरकार इंतज़ार कर रही है। सरकार ने समय क्यों मांगा? सरकार ने समय इसलिए मांगा था कि सरकार कोर्ट का जो आदेश होगा, सरकार उस कोर्ट के आदेश के साथ उसको टैग करा देगी। और सरकार जैसे ही कोर्ट के आदेश के साथ उसको टैग कराएगी मामले को एनसीबीसी दफ्तर में जाकर, एनसीबीसी का मुद्दा ख़त्म। क्यों? क्योंकि फिर वो सारी चीज़ों को एक बार, क्योंकि सरकार इस समय अपनी जो पिछली बार सरकार ने काउंसलिंग प्रक्रिया कराई और कम से कम 15 केस सरकार को झेलने पड़े, तो सरकार इन चीज़ों से बच रही है। जैसे ही ये एनसीबीसी का ऑर्डर आता है, उसके आदेश के साथ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के ऑफिस के दफ्तर में जाएगी और वो वहाँ पर अपनी चीज़ों को समझा देगी कि हमने एमआरसी कैसे लगाई, क्योंकि उसके पीछे एक कानूनी आधार होगा कि हम इसके ऊपर कोर्ट से जीत कर आएँ। तो ये मुद्दा ख़त्म हो गया। पहला मुद्दा जो आधार था चयन सूची बदलने का, वो ख़त्म। क्यों? क्योंकि सरकार वहाँ पर, यदि सरकार वहाँ बता देती है कि उसने चयन प्रक्रिया को किस आधार पर, एमआरसी को किस तरीके से लगाया है, यदि बदलने में, यदि एमआरसी प्रक्रिया जो है उसको सरकार बता पाती है कि हमने एमआरसी प्रक्रिया इस आधार पर अपनाई है, तब चयन सूची नहीं बदलेगी। लेकिन यदि सरकार वहाँ पर जो सरकार ने एमआरसी रूल लगाया, उसके लगाने की प्रक्रिया पर यदि प्रश्न चिन्ह लगा रहा और उससे एनसीबीसी ऑफिस सही से उसको समझ नहीं पाया या आरक्षण का सही से पालन नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में सीधे ये आपकी बदल जाएगी, चयन सूची बदल जाएगी। फिर ऐसी स्थिति में यदि एनसीबीसी को समझा ना पाए सरकार, तब वैसे ऐसा मुश्किल ही होगा, क्योंकि सरकार एनआईसी ने सॉफ्टवेयर बनाया था। सरकार बिना किसी आधार के कोई काम नहीं करती कभी भी। तो सरकार के पीछे मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सरकार के पास इसका पूरा आधार होगा और सरकार इसको समझा देगी। फिर भी किसी को कमेंट करना हो तो कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन मैं चयन सूची के साथ हूँ पूरी तरीके से। हमें अपनी सरकार पर पूर्ण उम्मीद है और भरोसा भी है कि सरकार जो करेगी सत्य के लिए करेगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर मेरे मन में मतभेद है सरकार से, कि सरकार को वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए और सरकार को अब तक ये मैटर सुलझा लेना चाहिए था यदि सरकार सही है तो। इस बात को लेकर मन में थोड़ा सा ये है। दूसरा पॉइंट है ईडब्ल्यूएस पर सरकार ने अलग अलग सबमिशन दाखिल किए थे, तो उसमें अलग अलग डेट दे दी। सिंगल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की डेट अलग दी है। डबल बेंच की मैं सबमिशन दाखिल किया हाई कोर्ट की डबल बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में, जब इन्होंने क्या करा, जब सबमिशन दाखिल करा तो वहाँ पर उसकी डेट सरकार ने अलग दे दी। सरकार ने वहाँ पर डेट दी 23 मई। अब सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच में, वहाँ पर सरकार ने अलग डेट दे दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की। जबकि जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका शुरू हुआ था 14 जनवरी 2019 को। अब सरकार फंस गई। क्यों? क्योंकि जो आपने डेट दी है भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की, वह 14 जनवरी 2019 से बाद की दे दी। आपने दे दी 23 मई 2019, जिसकी वजह से ईडब्ल्यूएस वैलिड हो गया। बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया। आज नहीं तो कल यदि बच्चे उस पर जीतते हैं, तब
चयन सूची बदल सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार नया रास्ता निकाल सकती है, एमआरसी मुद्दे पर भी और ईडब्ल्यूएस मुद्दे पर भी, कि सरकार उसमें इतने पद अलग से ऐड कर दे और चयन सूची को ना बदले। सरकार ये कह दे कि जितनों का नुकसान हुआ है उतने पद हम इसमें, हमारे पास पदों की कमी नहीं है, 51,112 पद हमारे पास और हैं, हम इनमें से पद ऐड कर देते हैं, लेकिन हम चयन सूची को नहीं बदलेंगे। ऐसी स्थिति में उन छात्रों का भी भला हो जाएगा जिनके साथ बुरा हुआ है, और जिनको नौकरी चाहिए ऐसे पदों को भी सरकार यहाँ पर ऐड करा देगी चयन सूची में। तो यहाँ पर आपको सबको फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट है कॉमन नंबर। अब सरकार ने कॉमन नंबर के ऊपर, जो ऋषभ मिश्रा वाला केस है, यदि कॉमन नंबर पर आपको पता है ऋषभ मिश्रा पहले एक बार भर्ती पर स्टे लगवा चुके हैं। यदि दोबारा क्यों सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हाई कोर्ट को कि आपको ये मैटर 2 महीने में सुलझाना है। अब आपको पता है कि 2 महीने बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, आज नहीं तो कल मैटर सुलझाना है। जो जहां दोबारा भेजे हैं उन्होंने कहा था, हाई कोर्ट ने पहले ही कहा था कि यूजीसी का जो एक्सपर्ट पैनल है उसके द्वारा आंसर की चेक कराई जाए। लेकिन सरकार का जो ढुलमुल रवैया है, सरकार ने उस जो अपने पेपर का पैटर्न है, जो आंसर की है, उसकी जांच नहीं कराई। सरकार ने जो आंसर की थी उसकी जांच नहीं कराई, यूजीसी के पास रिपोर्ट ही नहीं भेजी। अब यूजीसी की रिपोर्ट आती, यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर आंसर की बनती, तब वो चयन सूची, फिर वो नंबर गड़बड़ा जाते, और यदि एक नंबर कॉमन मिलता या ना मिलता या आंसर की में ऊपर नीचे होता तो चयन सूची बदल जाती। तो ऐसी स्थिति में भी सरकार का ढुलमुल रवैया है। ऋषभ मिश्रा वाले केस को आप हल्का ना समझें, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस केस में, क्योंकि इसके पीछे आधार है। उस बंदे ने आरटीआई दाखिल करके लोकसभा राज्यसभा में ये अलग से पूछा था कि जो प्रथम बैठक हुई थी लोकसभा की, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सवाल पूछना चाहिए था प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब सरकार ने प्रश्न में ना तो ये पूछी अस्थायी, ना ही सरकार ने पूछी स्थायी। सरकार ने खाली अपने पेपर जब बनाया पीएनपी ने, तो पीएनपी अधिकारी जो हमारे महान विभूतियाँ हैं उन्होंने जो है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब बच्चे इस पर कोर्ट में अड़ गए। तो आपको पता होगा कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी राजेंद्र प्रसाद थे। अब क्योंकि बेशक अस्थायी हैं लेकिन अध्यक्ष तो वो भी थे, लेकिन अध्यक्ष गिने जाते हैं अस्थायी, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। तो आरटीआई के माध्यम से जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पालन किया गया तो ऋषभ मिश्रा ने देखा कि 3 सचिवालयों से उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और आपकी जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ की रिपोर्ट वो लगाएंगे अब, और उसके जो उत्तर हैं वो राजेंद्र प्रसाद के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये चीज़ें प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं और बदलाव की ओर इशारा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी बदल जाएगी, लेकिन इसमें होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार अपने स्टैंड पर क्लियर खड़ी रहेगी। सरकार को यदि किसी को नुकसान हुआ है तो सरकार हो सकता है पदों को जोड़कर उसकी पूर्ति कर दे, लेकिन ये सही विकल्प नहीं है, क्योंकि जिनका नुकसान होगा वो कोर्ट में अड़े रहेंगे, वो कोर्ट से हिलने वाले नहीं हैं। जिस भी अभ्यर्थी को वहाँ पर नुकसान हुआ है वो कोर्ट से नहीं आने वाला है वापस लौट कर। क्यों? उसको नौकरी चाहिए। तो यही कारण है कि हमारे देश में जो हैशटैग बेरोजगारी को ऊपर लेकर मुद्दा चल रहा है कि स्टैंड अप फॉर एसएससी सीजीएल टाइप में करके जो नए मुद्दे चल रहे हैं कि भारत की आवाज़ और अभी मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी, उसको 8 लाख डिसलाइक मिले हैं और 1 लाख उसको लाइक मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारों ने सारी भड़ास उसके ऊपर निकाली है, मन की बात के ऊपर। लगभग लाइक और डिसलाइक में अंतर 7 लाख का है। अब शायद कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ थोड़ा रहमी बढ़ती है, तो अब भी 5 लाख का अंतर है लाइक और डिसलाइक में, जो मन की बात की वीडियो अभी आई थी। तो ये इस बात की ओर शो करता है कि जो रोज़गार को लेकर जो बेरोजगारों के मन में है वो चीज़ एक चरम सीमा पर जा चुकी है, और कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि अपने जो मुद्दे हैं, अपनी जो भर्ती प्रक्रिया है, सरकार उसको सुधारे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भर्ती बोर्ड का गठन किया है और पहली बार शिक्षा नीति को और भर्ती प्रक्रिया को सुधारने का काम किया है, लेकिन ये कार्य तब हो रहे हैं जब आक्रोश मन में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो पुराने छात्र हैं उनकी भर्ती की राह देखते देखते वो बेरोजगारी में उनकी उम्र निकल गई। उम्र में कोई सरकार छूट देती नहीं है,
तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं मन में खेद है। जो अब बेरोज़गारी, जो यूट्यूबर्स वीडियो बना बना के विरोध कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अब कुल मिलाकर यह है कि इन तीनों मुद्दों पर, यदि ये तीनों मुद्दों में से कोई सा भी मुद्दा चल गया तो वही चयन सूची को बदल देगा। इससे बचा कैसे जाए? इसका निवारण ये है कि इसमें से सरकार ने कुछ भी यदि घोल घपला किया है, या सरकार कुछ भी इन चीज़ों को यदि बचना चाहती है, तो सीधी सी बात है कि सरकार जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 69,000 में उतने ही पद जोड़ दे, और किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान ना हो, ना ही MRC वाले को, ना ही कॉमन नंबर को, ना ही EWS को, और सबको सरकार यहाँ पर नौकरी दे। किसी को कोई भी आदमी कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि चयन सूची जब नीचे गिरेगी तो चयन सूची बदलाव का मतलब ही नहीं उठता। दूसरा, NOC और संशोधन को लेकर सरकार कोई मौका ना दे किसी भी तरह का, यहाँ पर भी सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको भी अपनी 69,000 शिक्षक भर्ती को ट्रेंड कराना होगा। मुद्दा अगर 3-4 घंटे भी उत्तर प्रदेश भारत में अगर ट्रेंड करा तो आप समझ सकते हैं। पिछली बार ट्रेंड करा था तो सुनवाइयों की डेट जल्दी जल्दी लगवाई AG महोदय ने। दोबारा ट्रेंड करेगा तो अपना रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, 22,000 सीटें भी जुड़ेंगी। 6,000 सीटें OBC की रह गई हैं, जो 68,500 की बची हुई हैं वो भी जुड़ेंगी। SC की 1110 सीटें, ST की जो बैकलॉग की हैं वो SC वालों को मिलनी चाहिए, वो भी जुड़ जाएंगी। लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगने वाली। आपको अपने स्तर से प्रयास करना ही होगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी और बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।